हमारा प्रोटैगनिस्ट इवान, जिसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है, वो एक मामूली सा स्लेव है। रोज उसका मास्टर बेरहमी से पीटता है और उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब उसकी डीमन पावर अवेकन होती है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है बदला लेने का। किस तरह से? इस तरीके से। तो स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं किंगडम में काफी जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि हीरो डीमन लॉर्ड को हरा चुका है। हर कोई हीरो की तारीफ कर रहा होता है, बट इवान के लिए ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि वो एक मामूली सा स्लेव है जिसका मास्टर उसे डेली पीटता है। एंड थैंक्स टू द वॉरियर, अब उसका मास्टर उसे और भी ज्यादा पीटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हीरो और उसके फैमिली को किंगडम में काफी हाई रैंक्स मिल चुकी है। इसके मास्टर का करप्शन की वजह से डिमोशन कर दिया गया था एंड अब इसको उसकी पोजीशन वापस नहीं मिलने वाली। ये भी बोलता है, आखिर ये सारे लोग कब तक जश्न मनाने वाले हैं? मुझे सुबह उठकर जल्दी काम भी करना है। इवान काफी छोटा था जब उसे स्लेव बना दिया गया। जिन भी लोगों की वजह से उसकी जिंदगी ऐसी हुई है, वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। वो इसी तरह इस दुनिया को कर्ज कर रहा होता है। तभी हम लिलिथ को देखते हैं जो उसके सामने आती है। लिलिथ उसे काफी प्यार से अप्रोच करती है। वो इवान को उसके मिसफॉर्चून का रीजन बताती है कि वो डीमन का पार्ट है एंड वो इवान को पूरी तरह से डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इवान भी सोचता है, अगर ये झूठ बोल रही है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतने सालों से हर कोई मुझे बुरे तरीके से ट्रीट करता आ रहा है, ये पहली है जिसने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया। एंड अगर डीमन बन के मैं अपनी इस जिंदगी को बदल सकता हूँ तो मुझे ये मंजूर है। लिलिथ इवान को नीचे गिरा लेती है और उसके डीमन ब्लड को अवेकन करना स्टार्ट करती है, जिससे एमसी को काफी तकलीफ होती है। ये उसको इंड्योर करने का बोलती है। इसके बाद इवान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इवान इस दर्द को सह लेता है। ये भी बोलती है, अब तुम एक डीमन बन चुके हो, जब टाइम आएगा मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स का यूज करना सिखाऊंगी। अब एमसी पूछता है कि कई टाइप के डीमंस होते हैं, तो आखिर वो किस टाइप के डीमन है? ये बताती है, एमसी एक इंक्यूबस डीमन है, जो कि सुक्यूबस का मेल वर्जन होता है। अगले दिन हम देखते हैं मैड खाना बना रही थी, तभी ये मास्टर की आवाज सुन के घबरा जाती है, जो कि इवान को पीट रहा होता है। यह बोलती है, मास्टर फिर से उसको पीटना स्टार्ट हो गया। क्या वो ये कर कर बोर नहीं होता? इवान में अपने मास्टर से माफी मांगता है। वो उसके सर पर पैर रखते हुए बोलता है, अपने सॉरी की बना बत्ती और डाल ले। तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तेरा मास्टर इतना ज्यादा काइंड है, समझा क्या? जिसके बाद वो चला जाता है। मैड भी बोलती है, चलो ये खत्म हो गया। वहीं बाकी सर्वेंट्स को देखती है जिन्होंने हमारे इवान को पकड़ा हुआ होता है। ऑफ कोर्स वो लोग इवान को पीटने वाले हैं, जो चीज मैड भी जानती है। बट वो देखती है कि इवान के चेहरे पर स्माइल है, जो देखकर ये भी सोचती है कि आखिर वो स्माइल क्यों कर रहा है। वहीं ये वाला सर्वेंट मेड से फेस्टिवल में चलने के लिए बोलता है, पर ये उसे इग्नोर मार के चली जाती है। सर्वेंट्स भी बोलते हैं, ये कुछ ज्यादा हवा में नहीं उड़ रही है, इसको लगता है ये बहुत ज्यादा महान है, बट कुछ भी कहो इसका फिगर टाइट है। मैड बोलती है, ये मास्टर और उसके सर्वेंट्स एक जैसे हैं। वो मैडम के रूम में आ जाती है उनका ब्रेकफास्ट लेकर। मैडम को अच्छे मूड में देखकर मैड पूछती है, आप काफी ज्यादा खुश लग रही हो। तो हम देखते उसके हाथ में लेटर होता है, जो कि उसकी डॉटर ने लिखा है। थोड़ी देर बाद जहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं और लेटर भी पढ़ लेते हैं। मैडम बोलती है, उसकी बेटी किसी सिल्विया नाम की लड़की की बात कर रही थी बार बार, लगता है उसकी काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। एंड उम्मीद करती हूँ कि जल्दी वो अपने लिए कोई सूटेबल बंदा ढूंढ ले। देन ये मैड से पूछती है कि तुम्हारी उम्र भी शादी के लिए हो चुकी है, तो तुम कब शादी कर रही हो? अगर तुम्हारी नजर में कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। बट मैड बोलती है कि वो मैडम को और भी लंबे टाइम तक सर्व करना चाहती है। मैडम बोलती है कि मैड उसके लिए उसकी सिस्टर की तरह है एंड उसे अपनी लाइफ पर भी फोकस करना चाहिए। जितनी परवाह वो अपनी डॉटर की करती है, उतनी वो मैड की भी करती है। मैड सोचती है ये सच में काफी ज्यादा अच्छी है, बस काश इनकी शादी मास्टर से ना हुई होती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी घटिया इंसान है, जो कि मैडम को काफी ज्यादा मारता पीटता है। एंड ये मैड लिटरली मन में सोचती है कि मास्टर आखिर कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता। तभी चिल्लाने की आवाज आती है। ये भी बोलती है, आखिर क्या हुआ? तो मैड बताती है, सर्वेंट्स इवान को अपने साथ ले गए थे, यानी कि उन्होंने उसकी पिटाई कर दी होगी। अब वो जाती है चेक करने के लिए, तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उल्टा उन सभी सर्वेंट्स की पिटाई हो चुकी है एंड वहाँ पर बस इवान खड़ा होता है। मैड ये देखकर काफी हैरान हो चुकी थी। इवान आता है और उसके करीब से निकल जाता है। ये भी उसे देखती रह जाती है। रात के टाइम मैड सोच रही होती है, आखिर इवान के साथ क्या हुआ है, वो इतना कैसे बदल गया? आखिर मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे उससे क्या मतलब? काफी ज्यादा रात हो चुकी है एंड मास्टर अभी तक नहीं आया। जरूर से वो ड्रिंक कर रहा होगा, यानी कि आज मैडम को फिर से उन्हें बर्दाश्त करना होगा। मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी से इवान दिखाई देता है, तो ये भी बोलती, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम गए काम से। इवान बोलता है कि वो मास्टर और मैडम का 1v1 देखना चाहता है। मैड बोलती, तुम आखिर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? इवान बोलता है, पूरे मेंशन में उनकी आवाजें गूंजती हैं, तो कौन नहीं चाहेगा उनका 1 वर्सेस 1 देखना? तुम समझी कि नहीं?
तुम्हें भी तो मुझे पिटता हुआ देखकर काफी मजा आता था। मेड उसकी बात सुन के हैरान होती है। देन उसे गुस्सा आता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये आखिर किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये इवान को बताती है कि यहाँ पर बकवास करना बंद करो, मैडम की सिचुएशन भी काफी ज्यादा खराब है। वो इवान को जाने का बोल रही होती है, बट इवान उसकी बातों को इग्नोर मार देता है। तभी मास्टर की आवाज आती है, बोलता है फकिंग इडियट्स, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा मास्टर वापस आ चुका है, जल्दी से इस डोर को ओपन करो। आखिर तुम सभी लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो। मेड ये चीज देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। इवान ये चीज देखकर बोलता है कि डोर पे उसे ग्रीट करने के लिए कोई भी नहीं है, यानी कि अब मास्टर मैडम पर और भी ज्यादा गुस्सा करने वाला है। मेड बोलती है, तुम इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हो, जाकर तुम्हें डोर ओपन करना चाहिए। एमसी बोलता है, मैं क्या पागल हूँ, अगर मैंने डोर ओपन किया तो मेरी पिटाई कर देगा। तो मास्टर जैसे तैसे डोर ओपन कर लेता है और बोलता है, बाहर आओ, आखिर तुम सब लोग कहाँ पर हो। वो इजाबेल को आवाज देता है। वह इवान जल्दी से छप जाता है और मेड का मुंह बंद कर देता है। मेड भी सोचती है ये तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है, अब पता नहीं ये आखिर मैडम के साथ क्या करेगा। वो मैडम इजाबेल को आवाज देता है, जिससे ये काफी ज्यादा घबरा जाती है। तुम समझ सकते हो भाई आदमी कितना ज्यादा घटिया है। मेड को मैडम की काफी ज्यादा चिंता होती है। एमसी मेड को अपनी हेल्प ऑफर करता है कि वो चाहे तो मास्टर को रोक सकता है। मेड पूछती है, आखिर तुम कैसे करोगे। इवान नोटी होते हुए बोलता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, जितनी बार मैं उसे रोकूंगा उतनी बार तुम्हें मेरे साथ स्पेशल ट्रेनिंग करनी होगी। बोलो क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। मेड उसका हाथ हटाती है और बोलती है, आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। इवान सोचता है, देखते हैं कि कब तक अपना एटीट्यूड रख पाती है। मेड से बोलता है, क्या तुम अपनी मैडम की हेल्प नहीं करना चाहती। देन वो देखता है कि मास्टर मैडम के रूम की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वो अपनी बेल्ट भी निकाल लेता है। वास्ते की हुई, तैयार हो जाओ अपनी पनिशमेंट के लिए, तुम्हारा प्यारा हस्बैंड अब घर आ चुका है। एंड वो रूम का डोर पीटना स्टार्ट कर देता है। इवान भी बोलता है, उसने अपनी बेल्ट भी निकाल लिया, लगता है कि मैडम की तो आज खटिया खड़ी हो जाएगी। ऑफ कोर्स इवान उससे मार खा चुका है, उसे पता है कि इसमें कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। वो 2 दिन तक अधमरा हो गया था। ये सुनकर मैड काफी घबराहट आती है। देन वो फिर से मैड को टीज करते हुए बोलता है, बताओ क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। मैडम इजाबेल जो कि काफी ज्यादा डर चुकी है, वो बोलती है, प्लीज इस तरह से एक्ट करना बंद करो। इवान मैड से बोलता है कि मैडम को सिर्फ हम दोनों बचा सकते हैं, क्या तुम अपनी प्रीसियस मैडम की हेल्प नहीं करना चाहती। तो अपनी मैडम को बचाने के लिए मैड उसकी बात मान जाती है, बोलती है कि प्लीज मैडम की हेल्प करो। तो इवान भी अब मैडम को बचाने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि मास्टर रूम का डोर ओपन कर चुका था। वो उसे थप्पड़ मारता है एंड आगे उसके साथ कुछ भी करता, इवान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो इवान अपनी पावर के साथ मास्टर की पावर को थोड़ा एब्सॉर्ब कर लेता है। हम देखते हैं कि वो मास्टर अनकॉन्शियस हो चुका है। इवान उसे इतनी आसान मौत तो नहीं देने वाला। वो बोलता है, मैडम इजाबेल अब आप बिल्कुल ठीक हो, एंड उन्हें किस कर लेता है। अब मैडम इजाबेल भी उसे कुछ नहीं बोलती। एमसी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एमसी बोलता है, मैं मेक श्योर करूंगा कि ये मास्टर काफी ज्यादा बुरी मौत मरे, इसके पास जो भी है मैं सब कुछ छीन लूंगा। सबसे पहले इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज को छीनूंगा। वो मेड को देखकर अपनी आंख ब्लिंक करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अब बदले में रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। बोलता है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं इस मास्टर को बाहर छोड़ के आता हूँ। थोड़ी देर बाद हम मेड के रूम में देखते हैं। इवान बोलते हैं, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था कि यहाँ पर जो मेड काम करती है उसका रूम कैसा होगा, बट ये बाकियों के रूम से अलग नहीं है। मेड बोलती है, मैं स्पेशल थोड़ी हूँ। एनीवे तुमने मास्टर को कहाँ छोड़ दिया। एमसी बोलता है, उसे बाहर ठंड में छोड़ के आ चुका है। मेड उससे बोलती है, तुम्हारे साथ आखिर क्या गड़बड़ है, तुम पहले किस तरह से बिहेव कर रहे थे। इवान बोलते है, ये बताओ मेरा रिवॉर्ड कहाँ पर है। मैंने मैडम को बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था, तो अब बदले में तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना होगा। एमसी बोलता है, क्या तुम सच में थैंकफुल हो, तुम्हें और भी ज्यादा सिंसियर होने की जरूरत है। देन वो मेड को टीज करता है और बेड पर धक्का देकर उसे घोड़ी बनने का बोलता है। ये जो भी अपने काम के दौरान काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। एक मेड नोबल हाउस में जो काम करती है वो कॉमनर से सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, बट अभी इस वक्त वो एक स्लेव को रिवॉर्ड दे रही है। एमसी बोलते हैं, काफी अच्छी स्टार्टिंग है, इसको बोलते हैं असली कमबैक। फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये काम कर रहा होता है। मेड को देखते हुए उसका उस पर दिल आ जाता है। ये काफी ज्यादा नीट एंड टीडी है, बट आई वाज क्यूरियस कि आखिर ये बेड पर कैसी होगी। प्रेजेंट में वो बोलता है, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। सुबह के टाइम मेड इवान से पूछती है, आखिर उसने मास्टर को जान से क्यों नहीं मारा, जबकि वो तुम्हें रोज पीटता था, वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। इवान बताते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी सर्वेंट्स हैं सभी लोकल्स हैं, एंड डेली वो लोग मैडम और मेड के बारे में क्या सोचते हैं। क्या उन्हें लगता है कि मास्टर के मर जाने के बाद ये दोनों उन सभी को अकेले हैंडल कर सकती हैं। मैं सब कुछ तुम्हारे और मैडम के लिए कर रहा हूँ, एंड क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मजदूरी कर लिया तो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। मेड सोचती है कि उसने अपना पहला रिवॉर्ड इवान को दे दिया है, बट जो भी हो उसे अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, जबकि वो एक स्लेव है, बट वो हैंडसम है, उसकी फिजिक भी अच्छी है।
नेक्स्ट टाइम मैं उसे फिर से रिवॉर्ड देना चाहूंगी। अगली सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एक रूम के अंदर इवान बाकी सर्वेंट्स की वाइटलिटी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। वो बोलता है मैंने मेड से झूठ नहीं बोला, मैं मास्टर को इतनी जल्दी नहीं मार सकता, मैं इन सभी की वाइटलिटी एंड स्ट्रेंथ को एब्सॉर्ब करूंगा। आखिर इन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा परेशान जो किया था, तो इनको इतनी आसान मौत मैं कैसे दे सकता हूँ। मैं इन सभी को धीरे धीरे मार के अपना रिवेंज लूंगा। एक का काम वो वहीं पर 35 कर देता है। बाकी सर्वेंट से बोलता है कि तुम सभी इसका काम संभाल लेना, अगर तुम और भी ज्यादा जिंदा रहना चाहते हो तो। हम मास्टर को देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स एमसी उसकी थोड़ी एनर्जी एब्सॉर्ब कर चुका है, जिस वजह से वो गुस्सा नहीं करता और चुपचाप चला जाता है। अगर इसका मास्टर ऐसी होता तो शायद से इवान उसकी रिस्पेक्ट करता, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात होती है, ये फिर से ड्रिंक करके घर आ जाता है। बोलता है इजाबेल तुम्हारा हस्बैंड आ चुका है, जल्दी से मेरे पास आओ। लंगूर को जब अच्छा अंगूर मिल जाता है तो वो उसकी कदर नहीं करता। बोलता है कि चलो 1v1 करते हैं और अपनी बेल्ट निकाल लेता है। इजाबेल बोलती है ऐसा मत करो। ये बोलता है कभी नहीं, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे अच्छे से बिहेव करूंगा, जल्दी से मुझे अपना काम करने दे। इवान आता है और अपनी पावर का यूज करके फिर से उसे अनकॉन्शियस कर देता है, जिसके बाद मैड मास्टर को यहाँ पर से ले जाती है। इवान इजाबेल को फिर से किस कर लेता है, वो उसे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करती। यहाँ पर वो इवान से कुछ तो बोलने वाली थी, तभी मैड आ जाती है। इवान बोलता है तुमने अच्छा काम किया, मानना पड़ेगा तुम काफी स्ट्रांग हो, जबकि इजाबेल वापस अपने रूम में चली जाती है। इवान बोलता है मैं इन दोनों को अपना बनाऊंगा। जैसा कि इवान और मैड के बीच में डील हुई थी कि हर बार जब भी वो मास्टर को ठिकाने लगाएगा मैड को उसे रिवॉर्ड देना होगा। बोलते ऐसे बिहेव मत करो जैसा तुम्हें कुछ भी नहीं पता, हमें अपना अकाउंट सेटल करना है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर इजाबेल को नींद नहीं आ रही थी। मैड के रूम में जाने लगती है कि उससे थोड़ी देर बात करेगी तो हो सकता है उसको नींद आ जाए। देन ये बोलती है आखिर आवाजें कैसी आ रही हैं। जब ये मैड के रूम में देखती है तो अंदर तो मैड इवान के साथ स्पेशल ट्रेनिंग कर रही है। उनको स्पेशल ट्रेनिंग करता देख ये भी अपनी स्पेशल अल्टीमेट फिंगर जो टेक्निक प्रैक्टिस करने लगती है। नेक्स्ट डे जब ये वापस से ड्रिंक करके आता है इजाबेल के रूम के अंदर, बोलता है कि तैयार हो जाओ 1 वर्सेस 1 करने के लिए, बट इवान इसको आकर फिर से अनकॉन्शियस कर देता है। एंड उसी के बगल में उसकी इजाबेल को किस भी कर रहा होता है। इजाबेल भी सोचती है मैं एक स्लेव को किस कर रही हूँ जबकि मेरा हस्बैंड बगल में सो रहा है। इजाबेल चाह रही होती है कि इवान और भी ज्यादा आगे बढ़े, बट इवान यहीं पर रुक जाता है और वहां से चला जाता है। इजाबेल भी सोचती है कि आज ये फिर से रुक गया, मगर क्यों। ये उसके पीछे जाकर देखती है तो मेड को उसके साथ देखती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा शौक लगता है। नेक्स्ट डे सोच रही होती है उसे पता था कि इवान और मेड के बीच कुछ तो अजीब चल रहा है, बट क्या वो लोग सच में रिलेशनशिप में हैं? मेड ने तो मुझसे कहा था कि उसका कोई भी पार्टनर नहीं है, आखिर उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या इतने सभी लोगों में उसका पार्टनर इवान को ही होना था? ये जानते हुए भी कि मेरी सिचुएशन कैसी है, वो अकेले खुद से एंजॉय कैसे कर सकती है, बट एटलीस्ट मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट तो कर ही सकती हूँ। आखिर मैं उसे अपनी सिस्टर जो मानती हूँ। तभी उसे टप टप की आवाज आती है। उसे लगता है शायद से वो कपड़े धो रही है, बट तभी इसकी दिमाग की बत्ती जलती है कि ये टप टप कपड़े धोने की नहीं आ रही है। वो हर जगह ढूंढ लेती है बट मैड उसको नहीं मिलती। अब बस बाथरूम बचा है। वो वहाँ पर जाती है तो बाहर एमसी और इवान के कपड़े पड़े हुए थे। ये देख कर शौक हो जाती है, आवाज देती है मैड तुम आखिर क्या कर रही हो? मैड बोलती है मैं अंदर क्लीनिंग कर रही हूँ। तो इजाबेल बोलती है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो मना कर देती है, बोलती है कि मैं खुद से कर लूंगी। इजाबेल बोलती है अकेले तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये बोलती है नहीं कोई बात नहीं, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी अपना काम फिनिश करके आपके पास आती हूँ। जिसके बाद इजाबेल वहाँ से चली जाती है। मैड भी वहाँ से बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मैडम इजाबेल डोर के बाहर ही खड़ी थी, अगर वो अंदर आ जाती तो उन्हें पता चल जाता कि मैं कौन सी क्लीनिंग कर रही हूँ। एंड गेस व्हाट, इजाबेल यहाँ से गई नहीं थी, वो अभी भी बाहर ही खड़ी होती है। इस सब के बाद वो पूरी रात सो नहीं पाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आज एलेना मार्केट जा रही है। उसने कहा कि उसे काफी कुछ लाना है मार्केट से, जिसका कि मतलब इवान और इजाबेला आज पूरे मेंशन में अकेले हैं। वो इवान को आवाज देती है, बोलती है अपने रूम में आने का। थोड़ी देर बाद जब इवान आते हैं इजाबेल के रूम में, बोलता है यस आपने मुझे क्यों बुलाया? हैम्स इतने दिन से उसे टीज कर रहा था, जिस वजह से इजाबेल अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इजाबेल बोलती है क्या तुम अब बस मुझे किसी करते रहोगे? यह सुनने के बाद हैम्स स्मर्क करता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। बोलता है कि ये पर्सन मेरे रिवेंज में सबसे इम्पोर्टेंट है, आज मैं इजाबेल को अपना बना लूंगा। तो देखो इवान उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा है, जबकि उसका जो हस्बैंड है लिटरली वो काफी घटिया इंसान है, जो कि उसे हमेशा पीटता है और टॉर्चर करता है। वहीं इवान उसके हस्बैंड से बिल्कुल अपोजिट है, उसे उसका केयरिंग नेचर काफी अच्छा लगता है। हैम्स उसे बोलते हैं आई लव यू, तो इजाबेल भी उसे आई लव यू टू बोलती है। देख कैसा चेहरे पे स्माइल आ रही है तेरे, जैसे तुझे ही आई लव यू बोल दिया हो। अबे तुझसे ही बात कर रहा हूँ।
जल्दी से वीडियो को लाइक एंड हाइप करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब इजाबेल गोगो टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही होती है, इवान सोचता है मेंशन में दोनों बंदियों को वो अपना बना चुका है, बट स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड। वो अपने मास्टर को और भी ज्यादा सफर करवाना चाहता है, इतना कि उसका मास्टर खुद मौत की भीख मांगे। वो इजाबेल से बोलते हैं कि वो दोनों अपनी स्पेशल ट्रेनिंग को मास्टर के सामने दिखाएंगे ताकि वो और भी ज्यादा टूट जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो वो लोग यहाँ से भागकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। वो इजाबेल मैड तीनों खुशी से भरी जिंदगी जिएंगे साथ में, बट जिसके लिए इजाबेल मना कर देती है। हैम्सी शौक होता है, बोलते क्या तू मुझे लाइक नहीं करती। इजाबेल बताती है अगर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो उसकी डॉटर ट्रबल में आ जाएगी। हैम्सी सुनकर हैरान होता है कि इसकी डॉटर भी है, तो शायद से वो बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। ये बोलती है वो भले मेरे हस्बैंड की डॉटर है, बट वो मेरे बायोलॉजिकल डॉटर की तरह है, मैं उसको अकेले इस जगह पर नहीं छोड़ सकती। इस वक्त अकेडमी में उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, जल्दी ग्रेजुएट होकर वो घर वापस आ जाएगी। इवान पूछता है क्या वो प्रेटी है, ये बताती है कि हाँ वो प्रेटी है। देन इवान सोचता है तो फिर मुझे रश करने की जरूरत नहीं है, मैं इस पूरी सिचुएशन को काफी अच्छे से एंजॉय करने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मैड मास्टर से बोलती है आप वापस आ गए, कहे तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। ऑफ कोर्स हैम्सी ने इसकी एनर्जी एब्सॉर्ब जो कर ली है, तो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। हेड इसका उजड़ा चमन देख के मुझे काफी अच्छा लगा। ये बोलता है नहीं मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। इस बार ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, तो मैड बोलती है आज इवान को इसे रोकना नहीं पड़ेगा। अगले सीन में वो इवान से बोलती है आज मास्टर खुद से सोने के लिए चला गया, मतलब मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। इवान उसे करीब आकर बोलता है कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। ये बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर के काम करते हुए मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। इवान बोलते अच्छा ये बात है, वरना मुझे तो लगा था मेरे साथ स्पेशल ट्रेनिंग करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मैड बोलती है मैंने कब कहा कि तुम्हारे साथ स्पेशल ट्रेनिंग करना मुझे अच्छा लगता है। अब जल्दी से फोटो यहाँ से, मुझे सोना भी है। इवान यहाँ से चला जाता है। ये बोलते है कि इवान कमीना, इसके अंदर बस स्पेशल ट्रेनिंग का भूत चढ़ा हुआ है। ये फ्लैशबैक याद करती है कि जब भी ये कोई काम करने लगती है वो उसे काम नहीं करने देता। अब वो जैसे इन सही मोमेंट्स को रिकॉल करती है देन उसका माना हाई हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक फिर प्रैक्टिस करने लगती है। बोलती है कि वो क्रेजी हो चुकी है, आखिर वो क्या कर रही है। वो खुद को एक्सक्यूज देते हुए बोलती है ये सब कुछ वो मैडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। बट एक सेकेंड, ये आवाज़ कैसी आ रही है? ये तो मास्टर की रूम से आ रही है। मास्टर ने तो कहा था कि वो सोने के लिए जा रहा है, कहीं इवान तो मैडम के रूम में नहीं चला गया। तो मैडम की रूम की ओर जाने लगती है। मैड ने बिल्कुल सही गेस किया है कि जो इवान है वो मैडम के साथ स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा है। ये भी देखती है एंड अपनी स्पेशल फिंगर जो टेक्निक प्रैक्टिस करने लगती है। बोलती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो एक्सपोज भी हो जाती है। एमसी आता है और मैड को उठाकर इजाबेल के पास ले आता है। मैड बोलती है इजाबेल से कि मुझे माफ कर दीजिए। इजाबेल बोलती है कोई बात नहीं। एंड देन यहाँ पर एमसी उन दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग देता है। तभी इवान देखता है जिस मास्टर को होश आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही उठता है इवान फिर से उसे अनकॉन्शियस कर देता है। इवान के पास ड्रीम की भी एबिलिटी है जो किसी को भी ड्रीम दिखा सकता है एंड हर बार वो उसे ड्रीम दिखाता है। एंड इस बार वो उसे ड्रीम दिखाता है कि मास्टर इजाबेल और मैड को ट्रेनिंग दे रहा है। इवान मास्टर को सामने बिठा देता है और उसके सामने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। इवान बोलता है जब से वो इंक्यूबस बना है उसने अपनी एबिलिटी के बारे में काफी कुछ जान लिया है, जैसे कि वो किसी को भी टच कर कर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एट द सेम टाइम वो उसे ड्रीम भी दिखा सकता है। मास्टर जिसे लग रहा है कि उन दोनों को इवान नहीं बल्कि वो ट्रेनिंग दे रहा है, बोलता है एक पल के लिए भी मुझसे दूर मत जाना। इवान बोलता है इस मास्टर को थोड़े और मजे देते हैं। देन वो उसके ड्रीम को और भी ज्यादा मैनिपुलेट करने स्टार्ट करता है। इवान मेड के साथ ट्रेनिंग करता है, फ्रीजाबेल के साथ, फिर मेड के साथ, फ्रीजाबेल के साथ। बेचारा काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ट्रेनिंग करते हुए इसको सुबह हो जाती है। अगले सीन में मास्टर अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो उन्हें बताता है कैसे वो इजाबेल और मेड के साथ ट्रेनिंग करता हुआ एग्जॉस्ट हो चुका है। ड्रीम की वजह से उसको ऐसे ही लगता है कि इवान नहीं बल्कि ये स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था। उसके दोस्त बोलते हैं हमारी वाइफ तो गुस्सा हो जाती है अगर हम उसको टच भी कर देते हैं तो, और हाँ तुम्हारी डॉटर तो अकेडमी में टॉप पे है। ये मास्टर बताता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि वो मुझ पर गई है। हट साले तुझ पे तो बिल्कुल नहीं गई है। मैंने उसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्चा करा है। ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसकी अच्छी फैमिली में शादी हो सके एंड इसको भी फायदा हो सके, जिसके बाद मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊंगा, ना कि इजाबेल जिसके पास बस पॉम पॉम है बड़े बड़े। उसका दोस्त बोलता है बट तूने तो कहा था इसी वजह से तुझे मजा आता है। देन ये मास्टर अपने फ्रेंड से बोलता है लगता है तुम उसको लेके क्यूरियस हो, क्यों ना तुम ट्राई कर देख लो। जॉनी बोलता है वो तो बस मजाक कर रहा था। वजीटा बोलता है मास्टर कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर चुका है। मास्टर बोलता है मैं बिल्कुल होश में हूँ, तुम चाहो तो इजाबेल के साथ स्पेशल ट्रेनिंग कर सकते हो, बस बदले में तुम लोगों को मुझे पैसे देने होंगे।
छी भाई छी। उनसे बोलता है तुम्हें तो पता ही है मैं अपने कस्टमर्स को कितने अच्छे से ट्रीट करता हूँ। वो लोग भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं अबे क्या सोच रहे हो। मास्टर भी सोचता है ऑफ कोर्स ये लोग रिफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आखिर कौन ही होगा जो इजाबेल को रिफ्यूज कर दे। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं इस बारे में अगली बार बात करते हैं। ये खुश हो जाता है कि ये लोग बहुत जल्दी उससे आकर मिलेंगे और ये काफी ज्यादा पैसे कमाने वाला है। जोनी भैया बताते हैं चलो किसी और बारे में बात करते हैं। क्या तुम्हें पता है एक नई प्रेस्टेज यहाँ पर अपॉइंट हुई है, क्या तुमने उसको देखा है? एकदम बवाल लगती है। सुना है कि लोगों को हील करने के लिए वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करती है। अगर ऐसी बात है तो आखिर कंट्री साइड पर ये छोटी सी जगह पर क्या कर रही है? जो प्रेस्टेज डिवाइन पावर को यूज कर सकती है उसे तो कैपिटल में काम करना चाहिए। तो लोगों से पता चलता है एक्चुअली उसका डिमोशन हो चुका है। तभी वो प्रेस्टेज उनके पास आती है। ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो मास्टर से बोलती है क्या हम लोग बाहर थोड़ी बात कर सकते हैं। एंड या इस प्रेस्टेज का सामना जल्दी हमारे इवान से होने वाला है। इवान क्या इसके सामने टिक पाएगा? देखने में काफी मजा आएगा बट काफी डिमोटिवेशन फील होता है कि तुम में से अभी भी काफी सारे बंदों ने लाइक नहीं किया ना इस वीडियो को हाइप किया है। एंड इतनी जल्दी रात भी हो गई। ये दोनों बाहर आते हैं। प्रेस्टेज बोलती है माफ करना बट ये बात अकेले में करना जरूरी था। मास्टर उसको देखते हुए बोलता है अब समझ में आ रहा है सारे विलेजर्स तरह से एक्ट क्यों कर रहे थे। इसके तो इजाबेल से भी बड़े हैं। प्रेस्टेज बताती है क्या तुम्हें कुछ दिनों से अजीब नहीं लग रहा है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी एनर्जी काफी कम हो चुकी है। इस सब के पीछे किसी इविल चीज का हाथ है। तो ये भी हैरान हो जाता है। वो बताती है उसने कैपिटल में काफी सारे एग्जॉर्सिज्म किए हैं एंड वो सेम एनर्जी मास्टर के अंदर से भी महसूस कर पा रही है। तुम्हारी ये जो हालत है जरूर से किसी डेविल की वजह से है। अगला सीन फिर से मेंशन में आता है जहाँ पे इवान अपना काम कर रहा था। मास्टर प्रेस्टेज को लेकर आता है। ये भी उसे ग्रीट करता है। ये दोनों फिर अंदर आ जाते हैं। मास्टर बताता है ये मेड उसकी वाइफ को सर्व करती है। वो अपनी डिवाइन लाइट का यूज करती है इजाबेल और मेड के ऊपर जिस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, मतलब कि ये दोनों नॉर्मल हैं। फिर प्रेस्टेज उन दोनों को रिंग देती है। बोलती है कि ये तुम दोनों को डीमन से प्रोटेक्ट करेगी। जरूर से डीमन इस मेंशन में छुपा हुआ है। वो बाकियों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर खुद को जरूर से स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अभी जो प्रेस्टेज है वो एक एरे बनाने वाली है जिसकी हेल्प से वो किसी भी डीमन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट इसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो लेने के लिए उसे टेंपल जाना होगा। इवान ये सब बातें सुन के हैरान हो जाता है। इवान बोलते हैं मैंने अब तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं किया तो आखिर इसे कैसे शक हो गया। वो जल्दी से सीधे इवान के पास आती है। बोलती है जैसा कि मुझे लगा ही था और इवान को एक्सपोज कर देती है। ये देखकर इवान अटैक करता है बट उस प्रेस्टेज की डिवाइन पावर के सामने टिक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। देन प्रेस्टेज उसे चैंस के साथ पकड़ लेती है। प्रेस्टेज बोलती है डीमन अब ये सब कुछ खत्म हो गया, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। बिना ये देखे कि हमारी पावर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अब जब क्योंकि तुमने किसी को भी हार्म नहीं किया तो मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगी। जिसके बाद प्रेस्टेज बाकियों से इवान को आइसोलेट करने का बोलती हैं। मास्टर बोलता है डैम साले तूने तो मुझसे सब कुछ चुरा लिया था। इजाबेल भी हैरान थी, सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इवान एक डीमन है। अगर हम लोग इस जगह में ना होकर कैपिटल में होते हैं तो ये सारी चीज हमारे साथ नहीं होती। बट मैंने रास्ता निकाल लिया है पैसे कमाकर वापस से कैपिटल में शिफ्ट होने का। उसने लोकल ऑफिसर्स के साथ बात कर लिया, वो उन्हें घर पर लेकर आएगा एंड इजाबेल को उन्हें एंटरटेन करना है। जिस वक्त मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा तुम उनके साथ एंजॉय कर सकती हो। देन इजाबेल अपने रिएक्शन चेंज करती है और बोलती है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, चलो तो फिर ये करते हैं बट फिलहाल तुम जाकर सो जाओ। एंड हम देखते हैं वो अपनी रिंग को निकाल देती है, यानी कि उसकी नजर में इवान से बड़े डीमन ये मास्टर है। बोलती है कि मैं और मेड मिलकर इस सेरेमनी की जो प्रिपरेशन है उसको फिनिश करते हैं। इवान को एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया होता है। ये लोग इवान को उन चेन से फ्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इवान भी बोलता है आखिर तुम लोग एक डीमन की हेल्प क्यों कर रहे हो। मेड बोलती है ऐसी बात नहीं है, अगर इवान डिसअपेयर हो जाता है उसके बिना वो दोनों सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है, असली डीमन तो वो कमीना मास्टर है। इजाबेल भी इवान को गले लगा लेती है। बोलती है तुम कोई डीमन नहीं हो, अगर जरूरत पड़ती है तो वो लोग यहाँ से भागकर तीनों साथ में किसी अच्छी जगह पर रहेंगे। तभी इवान देखकर शौक हो जाता है कि वहाँ पर लिली अपेयर हो चुकी है। बोलती है ये सिचुएशन तो काफी इंटरेस्टिंग है, देखकर लगता नहीं है तुम खुश हो। इवान भी बोलता है ऐसी सिचुएशन में तुम्हें स्माइल नहीं करनी चाहिए, ये सोचना कि तुम प्रिस्टेस से भागकर सीक्रेटली रहोगे ये कितना ज्यादा क्यूट है। वो सभी डीमंस को मिटा देना चाहते हैं, तुम चाहे कहीं पर ही जाकर क्यों ना छिप जाओ, एट द एंड तुम यहाँ पर पकड़े जाओगे। इवान बोलता है तो क्या मुझे इस प्रिस्टेस को मारना पड़ेगा। लिलिथ बोलती है ये तो काफी ब्रूटल मेथड है, तुम इसको करने को तैयार हो, काफी इंटरेस्टिंग बात है। बट इवान तुम्हें तो ऑलरेडी पता होना चाहिए कि डिवाइन पावर डीमन के लिए किसी मौत से कम नहीं है एंड वो प्रेस्टेस काफी अच्छे से डिवाइन पावर को यूज कर सकती है।
मीन्स कि जितनी पावर तुम्हारे पास है उसका साथ तुम उस प्रिस्टेस को नहीं हरा सकते। इवान बोलता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है मेरे बच्चे तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारी मॉम यहाँ पर है। तो ये भी हैरान होती है, देखने से ये मॉम तो लग नहीं रही है। अभी ये मत बोलना कि इवान को इस तरह की चीजें अच्छी लगती है। लिलिथ अपनी पावर के साथ इसाबेल के पास जो पेपर होता है उसको अपने पास बुलाती है, जिसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो प्रिस्टेस ने मंगवाई होती हैं, जिसकी हेल्प से वो एक ऐसा सर्कल बनाएगी जिससे डीमन को राख में बदला जा सकता है। कल तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा वो प्रिस्टेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हें पता है वो आखिर डायरेक्टली हैंड टू हैंड तुम्हें क्यों नहीं हरा देती, वो इतना सब कुछ क्यों कर रही है? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी कुछ प्लानिंग कर रही है, ये सब कुछ बड़ा दिखाने के लिए। एंड थैंक्स टू दिस हमारे पास एक लूप होल आ जाता है। बाहर प्रिस्टेस सर्कल बना रही है एंड ऐसे में अगर ये लोग कोई भी डिस्टर्बेंस कर देते हैं तो इससे उल्टा उस इंसान को प्रॉब्लम होगी जिसने उसे एक्टिवेट किया है। अब तुम इतने स्मार्ट तो हुई कि समझ चुके होगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड रही बात प्रिस्टेस की इतनी मेहनत करने की, तो वो ये कर कर वापस से प्रमोशन लेना चाहती है ताकि कैपिटल जा सके। लिलिथ बोलती है अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है तो उसको अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी पावर उस पर बैकफायर भी कर सकती है। तो इवान तुम्हारे पास चांस है दोबारा अपना रिवेंज लेने का। मॉर्निंग में हम देखते हैं टेम्पल आती है। प्रीस्ट बोलता है आखिर तुम्हारी सेरेमनी कैसी चल रही है, क्या हमें भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए? ये बोलती है नहीं, ये कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, उसने सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया। रही बात छोटे मोटे मटेरियल्स की तो उनकी प्रिपरेशन मेंशन के लोग कर लेंगे। बोलती है कि चलो अब जल्दी से जाकर मैं उस सेरेमनी को खत्म करती हूँ। अगर सक्सेसफुली वो नोवेल के मेंशन से उस डीमन को वेनिश कर देती है तो उसके पास चांस होगा दोबारा से कैपिटल में रिटर्न करने का। ये मेंशन में आती है। बोलती है तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी जो तुम अकेले इसको यहाँ पर लेकर आ गई। मैट बोलती है हम इस डीमन से जल्द छुटकारा पाना चाहती हैं, इसलिए हम लोग जल्दी से इसे यहाँ पर लेकर आ गए। मानना पड़ेगा एक्टिंग काफी अच्छी कर रहे हैं। क्रिस्टस बोलती है तो मैं डीमन से काफी संभल कर रहना चाहिए, ये लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो। मास्टर खुश होता है साले कमीने, तूने मेरे साथ पंगा लेकर गलती कर दी, अब तो तू मरने वाला है। क्योंकि इन सब प्रिपरेशन के लिए जस्ट उसने लास्ट नाइट इनसे कहा था तो उसको भी थोड़ा शक होता है क्योंकि इजाबेल और मैड इतने एक्सपर्ट नहीं है तो इन लोगों ने सब कुछ इतने अच्छे से कैसे कर दिया, बट इस चीज को इग्नोर मार देती है। अब सेरेमनी को स्टार्ट करने से पहले वो एमसी से उसकी आखिरी इच्छा पूछती है तो एमसी बोलता है क्या तुम एक वर्जिन हो? ये हैरान हो जाती है। मास्टर भी उसे देख रहा होता है। ये बोलती है अब तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मास्टर बोलते हैं नहीं कंटिन्यू करो। देन फिर ये भी सेरेमनी का प्रोसेस स्टार्ट करने लगती है जिसका असर इवान पर भी पड़ने लगता है, बट प्रिस्टेस से देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये डीमन हंस क्यों रहा है। तभी साइड में देखती है कि इजाबेल ने यहाँ पर उस सर्कल में छेड़छाड़ कर दी है। वो बोलती है असली डीमन इवान नहीं है बल्कि तुम लोग हो। प्रिस्टेस बोलती है ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर, बट काफी देर हो जाती है। इवान उस सर्कल से फ्री हो जाता है, वहीं उल्टा प्रिस्टेस पर इसका बैकफायर होता है। बोलता है कि अब गोड तुम्हारी मदद नहीं करेगा एंड वी कैन सी कि हाँ प्रिस्टेस की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिस वजह से इवान की चेंस भी कमजोर हो जाती हैं और वो उन्हें तोड़कर फ्री हो जाता है। प्रिस्टेस उन लोगों से बोलती है तुम लोग आखिर एक डीमन की हेल्प कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोगों को गॉड से डर नहीं लगता? तभी उसके पीछे से लिलिथ आती है। बोलती है लगता है कि तुम अभी भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हो। देन जिसके बाद वो अपने टेंटिकल्स निकालती हैं जिन्हें मैं ब्रांचेस कहूंगा, जिसके साथ वो उन्हें पकड़ लेती है। बोलती है कि तुम आराम से लेट जाओ। तभी लोग देखते हैं कि मास्टर मेड को धक्का देता है और इजाबेल पे अटैक करने लगता है, बट इवान उसे पिटाई कर देता है। ले उसकी और भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो काफी पतला हो जाता है। इवान बोलता है चलो तो फिर इस सेरेमनी को कंटिन्यू करते हैं। प्रिस्टेस से सुनकर हैरान हो जाती है। बोलती है कि डीमन मुझसे दूर हटो, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। अब क्योंकि ये सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है तो लिलिथ इवान को बताती है उसके ट्रू पावर्स के बारे में कि उसकी पावर सिर्फ एब्जॉर्ब करना नहीं है बल्कि वो मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉश, करप्शन जैसी पावर को भी यूज कर सकता है। करप्शन से याद आया, अगर तुम्हें सीरीज पसंद आई है तो एक और सीरीज मैंने एक्सप्लेन करी है करप्शन इन डंजन नाम की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से तुम उस सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। स्टोरी में आते हैं। इवान इजाबेल और मैड की ओर देखकर बोलता है मैंने इस पावर का यूज तुम्हारे ऊपर नहीं किया और ना ही कभी मैं करूंगा। वो लोग भी बोलते हैं हमें पता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिलिथ प्रिस्टेस के पॉम पकड़ लेती है। इवान को प्रिस्टेस के माना सोर्स के बारे में बताती है। साथ ही प्रिस्टेस काफी नॉइजी हो रही थी तो अपनी पावर के साथ वो प्रिस्टेस को क्वाइट कर देती है। इवान को बताती है अगर वो अपनी पावर्स को प्रिस्टेस के अंदर डालता है तो वो उसको अपना टीममेट बना सकता है, बट क्योंकि प्रिस्टेस की डिवाइन पावर काफी स्ट्रॉन्ग है और इवान काफी ज्यादा कमजोर है
तो प्रिस्टेस को करप्ट करने में लिलिथ उसकी हेल्प करेगी। बस एमसी को ये प्रोसेस बार बार करना होगा। अब क्योंकि इसमें काफी टाइम लगने वाला है, इवान इजाबेल और मैट से बोलते हैं तुम लोग ऊपर जाकर रेस्ट करो, क्योंकि मैं इस प्रिस्टेस की वजह से लगभग मरते हुए बचा हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई रिवेंज प्रॉपरली। वो दोनों भी इवान को केयरफुल रहने का बोलती है। प्रिस्टेस बोलती है ओह गॉड, आखिर मुझे सिचुएशन का सामना क्यों करना पड़ रहा है। लिलिथ भी बोलती है चलो तो फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, एंड वो अपनी ब्रांचेस के साथ इवान की हेल्प करने लगती है। अब ये प्रिस्टेस तुम्हें बिलोंग करती है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। प्रिस्टेस को रेजिस्ट करते देख लिलिथ प्रिस्टेस के माइंड को मैनिपुलेट करती है ताकि एमसी उसे करप्ट कर अपना टीममेट बना सके। लिलिथ को उसके माइंड के थ्रू पता चलता है प्रिस्टेस अगर इस चीज में सक्सेसफुल हो जाती तो वो अगली सेंटेंस बन सकती थी। बताया जाता है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जब से वो पैदा हुई डिवाइन पावर को यूज कर सकती थी, बट फिर भी सेंटेंस बनने के लिए उसको इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था। बजाय इसके एक नोबल फैमिली की यंग मिस को सेंटेंस बना दिया गया, क्योंकि उसके पास रेपुटेशन थी और काफी सारे लोगों का सपोर्ट था। इस चीज का एक्सक्यूज बनाकर कि प्रिस्टेस की एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसे डिमोट कर कर कंट्री साइड भेज दिया गया। लिलिथ उसके डिजायर्स को यूज करती है उसे मैनिपुलेट करने के लिए। बोलती है कि तुम सेंटेंस बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हो, इसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लिलिथ इवान को कांग्रेचुलेट करती है कि उसने प्रिस्टेस के ऊपर अपना मार्क इम्प्लांट कर दिया है, मतलब कि फाइनली इवान इसको अपना टीममेट बना चुका है। वो प्रिस्टेस से बोलती है अपने नए मास्टर को ग्रीट करने के लिए। ये सुनने के बाद प्रिस्टेस भी स्माइल करती है। अगले दिन हम चर्च के उस प्रीस्ट को देखते हैं जो बोलता है कि अच्छा और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है इस एग्जोर्सिज्म को, एंड ये सारी बातें ये उसको बता रही होती है। पहचाना इसको, अबे मेड है हमारी जिसको कि इजाबेल ने ड्रेस दी होती है अपनी, एंड इसमें काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। वो मेड से बोलता है इससे पहले कि तुम जाओ क्यों ना हम साथ में चाय पी लेते हैं, लेकिन ये मना करके वहां से चली जाती है। रास्ते में एक औरत मेड की तारीफ करते हुए बोलती है तुम तो किसी नोबल फैमिली की यंग मिस लग रही हो। ये भी बोलती है आंटी आपका शुक्रिया। आंटी बताती है विलेज के सारे यंग मैंस तुम्हारे ऊपर फिदा हैं। मैड बोलती है आज मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया, बस एक ड्रेस पहनी है जो इजाबेल ने मुझे दी थी, इसके लिए तो मुझे उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तभी से स्पेशल ट्रेनिंग की आवाज आती है। अभी उस आवाज का पीछा करते हुए सीधा इवान के पास आती है। इवान बोलते हैं तो तुम वापस आ गई। मैड बोलती आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती स्पेशल ट्रेनिंग मत करना। इवान बताता है उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि प्रिस्टेस जिसका नाम लूमिया है ये मानने को तैयार ही नहीं थी। लूमिया बोलती है मास्टर मैं आपकी लॉयल सबॉर्डिनेट हूँ, आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। मैड भी बोलती है ये कपड़े मैडम इजाबेल के हैं। इवान इजाबेल से बोलता है लूमिया को यहाँ से हटाने के लिए। देन वो बोलता है मैं तो भूल ही गया था। मास्टर क्या तुमको देख के मजा आया कि नहीं। मास्टर जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है वो जैसे तैसे बोलता है साले डेविल कहीं के तूने कब मेरे मेंशन पे कब्जा कर लिया, एंड उसको वहां पर बैठे हुए लिटरली इजाबेल और मैड दोनों को देखना पड़ता है। इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बोलता है कि ऐसा मत करो, एंड अब मास्टर इससे ज्यादा इंड्योर नहीं कर सकता था, इतना कमजोर हो चुका था कि चल भी नहीं पा रहा था। बोलते अब बस बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा इंड्योर नहीं कर सकता। मेरी वाइफ मेरा मेंशन अब कुछ भी मुझे बिलोंग नहीं करता। वो विंडो से नीचे देखता है, एक नजर फिर से पीछे देखता है। ये देखने के बाद वो वहां से नीचे कूद जाता है। इवान बोलता है अभी कैसी आवाज आई, चलो छोड़ो हम अपना स्पेशल ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। अगले सीन में प्रिस्टेस के साथ होता है एंड मास्टर की डेड बॉडी में कुछ चेंजेस करने लगता है। बोलता है कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। प्रिस्टेस बोलती है तुम्हारी एबिलिटी अभी काफी कमजोर है। इवान बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा ही सच बोलती हो। तो उस मास्टर की डेड बॉडी को डीमन में चेंज कर रहे होते हैं ताकि सभी को ये बता सके कि असली डीमन ये मास्टर था। देन फिर प्रिस्टेस भी उसके ऊपर एग्जोर्सिज्म के ट्रेसेस डालने लगती है ताकि किसी को भी शक ना हो। इवान ही देखकर बोलता है क्या तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही अपनी डिवाइन पावर को यूज करने में। ये बताती है डिवाइन पावर उसके लिए टैलेंट की तरह है, इससे उसका बिलीफ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बट एक चीज जरूर से चेंज हो चुकी है, जब भी वो डिवाइन पावर को यूज करती है उसका जो मार्क है वो वाइब्रेट करने लगता है। इवान बोलता है ये तो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। वेल माइंड कंट्रोल काफी अच्छी एबिलिटी है। प्रिस्टेस बोलती है अब जब हमारा काम पूरा हो चुका है तो क्यों ना हम लोगों को। हैम्सी बोलते हैं हाँ बिल्कुल। देन फिर हम मेड को देखते हैं जो पिछले एग्जोर्सिज्म के ट्रेसेस थे वो उनको वेनिश कर रही थी। हम इजाबेल को देखते हैं जिसके हाथ में इवान का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे वो फाड़कर जला देती है, यानी कि इवान अब एक स्लेव नहीं है, वो आज़ाद हो चुका है।
इजाबेल सोचती है कि अब वो इवान से शादी कर सकती है। तभी इन लोगों को प्रिस्टेस की आवाज़ आती है। हम लोग देखते हैं जहाँ पर इवान उसे रिवॉर्ड दे रहा होता है। मैड आती है और बोलती है, तुमने कहा था मेरा काम होने के बाद अगली बारी मेरी है, तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे। इजाबेल भी आती है, एलेना से बोलती है चलो हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। मैड बोलती है नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बाद मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। कुछ दिनों के बाद हम विलेज के बाहर देखते हैं जहाँ पर एलाइस की एंट्री होती है, जो कि मास्टर की बेटी है। जब वो विलेज में मास्टर की डेड बॉडी देखती है लटका हुआ, जहाँ बोर्ड पे लिखा होता है कि इस बंदे ने अपनी सोल को डेविल को बेच दिया था, बोलती है इसके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, वैसे भी वो उसे अपना फादर नहीं मानती थी। देन फिर वो मेंशन में आती है। एलेना उसको देखकर शॉक हो जाती है। देन फिर एलाइस अपनी मॉम यानी इजाबेल से मिलने के लिए उसके बेडरूम में जाने लगती है, बट मैड उसे रोकने का ट्राई करती है क्योंकि अंदर कुछ और ही चल रहा है। वो बोलती है कि प्लीज आप वेट कीजिए, मैं जाकर मैडम को इन्फॉर्म करती हूँ, बट ये नहीं मानती। एलाइस सीधा इजाबेल के रूम के सामने आ जाती है। सोचती है मैं आखिर उन्हें कैसे ग्रीट करूँ। वेल कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे जरूर से वेलकम करेंगी। लेकिन डोर ओपन करके क्या देखती है कि इजाबेल तो गोगो टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है। इजाबेल भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। बोलती है तो तुम वापस आ गई। एलाइस चिल्लाते हुए बोलती है आखिर क्या चल रहा है और ये कमीना यहाँ पर कौन है। हैम्सी सोचता है अच्छा तो ये मास्टर की एक्स वाइफ की डॉटर है। भले इजाबेल की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बट उसकी उससे काफी ज्यादा अच्छी बनती है। ये सब कुछ देखकर उसे लिटरली रोना आ जाता है। एमसी को देखते हैं जो वापस से दूसरे रूम में आ चुका है। बोलते हैं अकेले सोए हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, सीन फिर से वापस उसी जगह पर आता है। एलाइस इजाबेल से बोलती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो एक स्लेव के साथ स्पार मैच कर रही है। इजाबेल बोलती है प्लीज तुम शांत हो जाओ, आज तुम रेस्ट कर लो, इस बारे में हम कल बात करते हैं। हैम्सी भी उसको देखकर सोचता है कि अपने फादर पे बिल्कुल भी नहीं गई है। एलाइस बोलती है साले तू क्या देख रहा है। हैम्सी बोलता है लेकिन उसका गुस्सा जरूर अपने बाप पे गया है, अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगेन लिलित आती है। पूछती है तुम अकेले क्या कर रहे हो। वो उसे बताता है यार सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है। लिलित बोलती है बट तुम इस सिचुएशन को डिसलाइक नहीं कर रहे हो, तुम तरीके ढूंढ रहे हो एलाइस पर अटैक करने के। इवान बोलते हैं क्या ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक डीमन है। लिलित उसे बताती है ह्यूमंस की तरह डीमंस की पर्सनैलिटीज में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। वो बोलती है मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे अंदर काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। देन वो इवान से पूछती है जब तुम मेरी ओर देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। जो सुनने के बाद इवान बोलता है एक कन्फ्लिक्ट, एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट। जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बट तभी इवान बोलता है एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट मेरे अंदर डर का कि मुझे कभी भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एंड मेरी एक डिजायर है तुम्हें अपना बनाने की। वो ये सुन के वो शांत हो जाती है। वेल मैं तुम्हें बता दूं ये लिलित इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है, तुम्हें स्टोरी के एंड में जाके पता चलेगा कि कितना लंबा गेम खेल रही है। वो इवान से बोलती है मुझे तुम पे प्राउड है, मुझे काफी अच्छा लगता है तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना, बट आई एम सैड कि अभी हमको अपने रास्ते अलग करने होंगे। वो उसे सभी डीमंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का बोलती है, जिसके बाद वो लोग वापस एक दूसरे से मिल सकते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बोल के वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। इवान बोलता है क्या हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और बाद में मिलेंगे, आखिर इस सब का क्या मतलब है। वेल उसने तो मेरी एक्सकेलिबर का माना हाई कर दिया। अगले दिन एलाइस उन सभी को सजेशन देती है। एंड हाँ इसका सेमेस्टर खत्म हुआ है, ना कि अभी ग्रेजुएट हुई है, यानी कुछ दिनों के बाद इसकी अकेडमी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। बोलती है कि इवान उसके साथ उसका एम्प्लॉय बन के अकेडमी में जाएगा। इस दौरान वो इवान को वेरीफाई करेगी एंड इजाबेल भी अपने डिसीजन को लेकर अच्छे से सोच सकती है। अगर इन सब के बाद भी मॉम की फीलिंग चेंज नहीं होती है इवान को लेकर, तो वो भी उन्हें मना नहीं करेगी एंड उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेगी। इवान बोलता है इसने जो सजेशन दिया है काफी रीजनेबल है, जबकि इसका बाप कुछ भी करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता था एंड उसके पास अभी अपना गोल भी है। क्या गोल है तुम लोग जानते हो कि उसे स्ट्रॉन्ग बन के दोबारा से लिलित से मिलना है, एंड क्यों मिलना चाहता है तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। इवान एलाइस की बात मानने को तैयार हो जाता है। ये लोग भी बोलते हैं क्या तुम सच में हमें छोड़ के जा रहे हो। मैड बोलते हैं तुमसे किसने कहा कि तुम ये कर सकते हो। इजाबेल बोलती है अगर इवान जाएगा तो उसके साथ मैं भी जाऊंगी। इवान एक डीमन है तो क्या वो अकेडमी के अंदर फ्रीली रह पाएगा। प्रिस्टेस बताती है अकेडमी में ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं जो डिमोनिक एनर्जी को डिटेक्ट करके अलार्म बजा देते हैं, जिसके बाद नाइट्स प्रीस्ट वहां पर गैदर हो जाते हैं, बट तुम उस अकेडमी के अंदर सरवाइव कर सकते हो। इवान बोलता है तुम्हारा मतलब मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। तो ये भी बोलती है एक्चुअली तुम इतने ज्यादा वीक हो कि वहाँ की डिवाइसेस तुम्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर इवान का भी मुंह बन जाता है। ये भी बोलती है अब तुम इसको लेके क्या ही कर सकते हो। तो हमसे उसके पॉम दबा देता है। बोलते अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से अपना पावर अप करना होगा।
वो जाकर इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि आकर इन सभी को प्रोटेक्ट कर सके। प्रिस्टेस से बोलते हैं जब तक वो यहाँ पर है वो डेली प्रिस्टेस को रिवॉर्ड देगा। देन वो सोचता है कि वो अकेडमी जाने के लिए तैयार है, क्या उसे वहाँ पर कोई नई गर्ल मिलेगी, क्योंकि वो एक इंक्यूबस है, अगर वो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। इजाबेल बोलती है अकेडमी में तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इवान बोलता है मेरे जाने से पहले हमें कई सारी मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए। इजाबेल बोलती है एलिस यहीं पर नीचे खड़ी है, बट इवान बोलता है हमें स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे। एलाइजा ऊपर देखती है तो उसकी मॉम पूछती है तुम आखिर गार्डन में क्या कर रही हो। वो बताती है आज मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। देन वो अपनी मॉम से भी नीचे आने का बोलती है तो इजाबेल उसे एक्सक्यूज देती है, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, लगता है कि उसने अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं करी है। तो एलाइज भी बोलती है मोम आप इतना ज़्यादा शेक क्यों कर रही हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप आराम कीजिए तब तक मैं विलेज में घूम के आती हूँ। इजाबेल बोलती है ज़्यादा लेट मत करना, जल्दी कराना। एलाइज बोलती है ठीक है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। बाय द वे हाँ मोम कहाँ पे चली गई, लगता है वो कुछ ज़्यादा ही थक गई थी इसलिए अपने रूम में सोने के लिए चली गई। इजाबेल इवान से बोलती है तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम्हें पता है ना एलाइज नीचे सामने खड़ी थी, इसलिए इससे पहले तुम एकेडमी जाओ, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अब सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड होता है कि वो इजाबेल के साथ स्पेशल ट्रेनिंग करता है, फिर मेड के साथ स्पेशल ट्रेनिंग करता है, एंड ऑफ कोर्स लूमिया को नहीं भूल सकते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसे एलाइज के साथ एकेडमी जाना है। बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस मेंशन से दूर जाना पड़ेगा। देन वो लूमिया से बोलता है कि सभी लोगों का ध्यान रखना, किसी भी स्ट्रेंजर को घर के अंदर मत आने देना। मैड और इजाबेल भी उसे गुड बाय करती हैं। इवान बोलते हैं काफ़ी अच्छी बात है कि लूमिया यानी प्रिस्टेस मेरी साइड पर है, बट एट द एंड मुझे खुद से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उम्मीद करता हूँ कि अकेडमी के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। अगले सीन में वो अकेडमी आ चुका होता है और बोल रहा होता है मुझे स्पेशल ट्रेनिंग करनी है। कुछ टाइम पहले उसके पास 3 बंदियां थी, बट साला अब यहाँ पे अकेला पड़ चुका है। तभी एलाइस उसे बुलाती है, ये उसके साथ लाइब्रेरी में आ जाता है। तभी एलाइस की एक फ्रेंड आती है जिसका नाम सिल्विया है, उसको देखकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे भी अपने साथ स्टडी करने का बोलती है, बट सिल्विया बोलती है उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है। सिल्विया वही लड़की है जिसके बारे में एलाइस अपने लेटर में हर बार मेंशन करती थी। इवान बोलते हैं इसके पॉम तो प्रिस्टेस से भी ज़्यादा बड़े हैं। देन सिल्विया यहाँ से चली जाती है। इवान को इतना तो पता चल जाता है एक्चुअली मुझे सिल्विया पसंद है, जो कि उसके रिएक्शन से साफ पता चल रहा है। तभी इसकी नज़र पड़ती है एक सोफिया नाम की लड़की पे, जो कि एक मोटू से बात कर रही थी। इवान बोलता है इस जगह पर स्पारमेज करने के लिए फेमस है। मोटू उसे पैसे देता है, जिसके बाद सिल्विया भी उसके साथ यहाँ से चली जाती है। इवान भी उनके पीछे जाने लगता है। इवान एलाइस से बोलता है मैं अपने डोम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। इवान बोलते हैं इसकी इतनी हिम्मत कि ये सीक्रेट जगह पर अपना धंधा चला रही है। बोलता है अगर मैं गलत रूम में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। देन वो अपनी पावर का यूज करके सोफिया की लोकेशन पता कर लेता है एंड वहाँ पर उसकी डोम की विंडो से देखने लगता है। सोचता है आखिर इसकी सर्विस कैसी होगी, एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफिया एक्चुअली में एक सुकुबस है। हैम्स भी बोलते हैं अच्छा तो इस अकेडमी के अंदर एक डीमन पैलेस है। तेरी आंखों में जो प्यार था वो बस एक झूठा खुमार था, दिल से की थी इबादत, अब बस नफरत मेरी आदत। You were my everything, my queen. Now you're the ghost in my machine.